नमस्कार बच्चों, आज आप सभी को क्लास 11th विषय हिंदी जो आपकी सहायक पुस्तक वितान है उसका दूसरा चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदें, इसको आपको सुनना है। इसका पहला भाग आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, जिसको अनुपम मिश्र जी ने लिखा हुआ है। जानते हैं राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की कमी, सूर्य बहुत तेजी से निकलता है। अधिकांशतः वहां खुदाई अगर करें तो कुएं जैसे खोदे जाएं तो खारा पानी प्राप्त होता है। मीठा पानी बहुत कम मिलता है। मीठे पानी प्राप्त करने के लिए वहां पर कुई लोग बनाते हैं, कुइयों का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी सी कुइयों का, जिनका व्यास बहुत कम होता है। काफी 30-35 हाथ से लेकर के 60-65 हाथ तक गहराई तक वो कुई जा सकती है, और उनका निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य है। अब कैसे कुई बनाई जाती है? कुई खोदने का कार्य वहां के दक्षतम कुशल लोग करते हैं, जिसको हम चेजारो या चेलवांजी कहते हैं। तो कैसे खुदाई होती है, कैसे कार्य होता है, वहां के लोग कैसे मीठे पानी को प्राप्त करते हैं, आप सभी को इस पाठ में सुनने से जानकारी मिलेगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो राजस्थान में जब कुई खोदी जाती है, कुई खोदने के लिए पसीने में तरबतर, पसीने में डूबे हुए चेलवांजी लोग, यानी कि चेलवांजी होते हैं जो कुई खोदने का निर्माण करते हैं, कुई खोदने का कार्य करते हैं। तो उन कुइया को खोदने का कार्य चेलवांजी लोग करते हैं, कुइयों के भीतर काम करते हैं, उनकी खुदाई का काम। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अगर 30-35 हाथ गहराई तक कोई खोद ली गई तो जानते हैं कि ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे गहराई में तो गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा, तो लगातार गर्मी बढ़ती जाती है। अच्छा, दूसरी बात, जो कुई होती है, कुई का व्यास भी कुओं की अपेक्षा कम होता है। बिल्कुल छोटा सकरा सा हिस्सा होता है कुई का। कुएं का व्यास होता है ज्यादा बड़ा, कुएं का व्यास थोड़ी बड़ा होता है। तो जो कुई खोदते हैं, कुई का व्यास यानी कि उसका घेरा बहुत ही सकरा होता है, छोटा होता है। तो जो चेलवांजी लोग उसके अंदर बैठ करके खुदाई का और चिनाई का कार्य करते हैं, कुई का बनाने में क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं? वो उखरू बैठ जाते हैं, उखरू बैठे कार्य करते हैं चेलवांजी लोग। उनकी पीठ और छाती से लगभग 1-1 हाथ की दूरी पर ही मिट्टी रहती है। बहुत ही सकरा घेरा होता है ना, तो लगभग 1-1 हाथ की गहराई पर ही मिट्टी है, और वहां पर खुदाई करना बहुत ही कठिन कार्य है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम, अगर अपन लोग क्षेत्र के लोग हैं, अपन तो फावड़े से, कुल्हाड़ी से खुदाई कर सकते हैं, लेकिन उस सकरी जगह में खुदाई करना फावड़े और कुल्हाड़ी का काम नहीं है। वहां पर खोदने के लिए वहां के लोग बसौली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कारीगर मिस्त्री लोग मकान बनाने का कार्य करते हैं, चिनाई इत्यादि के लिए बसौली गुम्मे फोड़ने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो वो बसौली से खुदाई करते हैं वहां के चेलवांजी चेजारो लोग। अच्छा, अब आप पूछेंगे बसौली कैसी होती है? ये बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा एक आकार होता है, इसका औजार होता है। छोटा फावड़ा कह सकते हैं इसको, जिसका फल जो होता है वो नुकीला होता है, जो लोहे का बना होता है, उसमें लकड़ी की डंडी लगी रहती है, हत्ता उसका लकड़ी का होता है। अच्छा, अब जो कुई खुदाई का कार्य कर रहे हैं चेलवांजी लोग, कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर, अब एक तो मेहनत का काम है, गहराई में सकरी जगह पर हमें खुदाई करना है, नीचे तक खोदते जाना है, तो मेहनती काम पर वहां की गर्मी का भी असर पड़ेगा। एक तो रेगिस्तानों में, राजस्थान में वैसे भी गर्मी पड़ती है, और गहराई में खोदते हम चले जाएं तो गर्मी भी काफी वहां पर लगती है लोग बागों को, जो चेलवांजी चेजारो लोग खुदाई का काम करते हैं। तो गर्मी कम करने के लिए जो हमारा चेलवांजी हमारी कुई खोदता है, उसको गर्मी कम लगे तो क्या कार्य करते हैं? जो ऊपर खड़े लोग हैं, ऊपर खड़े हैं कुई के ऊपर, जहां खुदाई हो रही है उसके ऊपर जो लोग खड़े हैं, तो बीच बीच में वो क्या करते हैं, थोड़ी सी बालू उठाई, थोड़ी सी मिट्टी ली, तो भर करके अपनी मुट्ठी में भर करके जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सुनिए ध्यान से। जब वो नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर की थोड़ी जो ठंडी वायु है वो नीचे की तरफ जाती है, और जमीन के अंदर जहां वो खुदाई का कार्य कर रहा है वहां जो गर्म वायु का घेरा बन गया है, वो गर्म वायु ठंडी वायु के दबाव के कारण, बालू के मिट्टी के दबाव के कारण ऊपर थोड़ी देर के लिए निकल जाती है। तो थोड़ी देर के लिए उस कर रहे कार्य, जो कार्य कर रहा है वो चेलवांजी, उसको थोड़ी राहत प्राप्त हो जाती है। इसके ऊपर की ताजी हवा, जो ऊपर की हवा थी वो नीचे की तरफ जाती है, और चेलवांजी को थोड़ी पसीने से, गर्मी से राहत मिलती है। और जो गहराई में वो कार्य कर रहा है वहां तो दम घोंटने वाली, दम घोंटू जो हवा थी गर्म, वो ऊपर की तरफ लौट जाती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण
नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सिर पर भी लग सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर जी वो ऊपर से मिट्टी या बालू फेंकते हैं तो उसके सिर पे चोट ना लगती होगी, तो चोट से बचने के लिए वहां चेलवान जी लोग क्या करते हैं, जो कार्य करते हैं चेलवान जी लोग कुइया के अंदर, वो अपने सिर पर कांसे का या पीतल का या किसी अन्य धातु का एक टोप नुमा संरचना बना देते हैं, एक टोप लगाते हैं, टोप पहनते हैं अपने सिर पर बालू से बचाव करने के लिए, वो पहने रहते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद, अच्छा चेलवान जी लोग खुदाई कर रहे हैं, खुदाई हो जाने के बाद अब आप लोग कहेंगे मलबा भी वहां जमा हो जाता है। जैसे मिट्टी खुदाई हो रही, मिट्टी का मलबा इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, तो क्या करते हैं लोग बाग, जो ऊपर लोग खड़े हैं वहां से रस्सी बांध करके, रस्सी उसमें बाल्टी में या डोलू में बांध करके नीचे उतारते हैं उस कुएं में, जिससे वो चेलवान जी उसका मलबा उसमें भर देता है और वो लोग खींच लेते हैं, बाहर फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। यानी कि ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उसमें डाली जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है, पूरी सावधानी के साथ अगर खींचे भी वो लोग ऊपर की ओर बाल्टी, फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी कंकड़ पत्थर जो खुदाई में निकले गिर भी सकते हैं नीचे। तो जो टोप चेलवान जी लगाते हैं वो टोप उनकी उन कंकड़ पत्थरों से भी रक्षा करता है। अच्छा, हमने दूसरा नाम बताया चेलवान जी का, चाहे चेलवान जी कह दें या चेजारो कह दें, एक ही नाम है। कुएं की खुदाई, जो चेलवान जी लोग होते हैं, कुएं की खुदाई एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षम लोग होते हैं। आप लोग कहोगे आप चेलवान जी हैं कौन? राजस्थान में कुइया की खुदाई और चिनाई करने वाले दक्षतम यानी कुशल लोग, उनको चेलवान जी कहा गया है। और उनका यह काम यानी कि खुदाई का काम, चिनाई का काम, ये कार्य करना चेजा कहलाता है। इस कार्य को चेजा कहते हैं। चेजारो जिस कुई को बना रहे होते हैं वहां भी कोई साधारण ढांचा नहीं है, साधारण ढांचा नहीं है कि बहुत आसानी तरीके से खुदाई हो जाएगी, बहुत आसानी से चिनाई हो जाएगी। अभी हमने बताया कि कुई यानी बहुत छोटा सा सकरा कुआं, छठ सकरा कुआं, बहुत ही छोटा सा कुआं। अच्छा, कुआं शब्द कैसा है? पुरलिंग। और हम कहें कुई कैसा है, तो कुई शब्द है आपका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग अब आप छोटा ना माने, सिर्फ जो कुई खुद रही है उसका व्यास ही थोड़ा कम है कुएं की अपेक्षा। गहराई तो कुएं से किसी मायने में कम नहीं है, गहराई तो कुएं में कहीं से भी कम नहीं है कुओं की अपेक्षा। अच्छा, राजस्थान में अलग अलग स्थानों में एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, राजस्थान में खड़िया पट्टी पाई जाती है, खड़िया पट्टी, और जहां पर खड़िया पट्टी है उसी स्थान पर कुई खोदी जाती है। जहां पर खड़िया पट्टी होगी, नीचे चलती है खड़िया पट्टी, वहां पर ही कुइया खोदी जाएगी, कुइया खोदी जाएगी। अब वो खड़िया पट्टी क्या करती है, जैसे बरसात का पानी आया, कुई बना करके तैयार हो गई, नीचे खड़िया पट्टी मिल गई, उसी स्थान पर कुइया बनाई जाएगी, तो पानी रिस रिस करके आएगा और उसकी सतह पर जमा हो जाएगा। यानी कि जो खड़िया पट्टी है नीचे पाताल के पानी में जाने से बरसात के पानी को रोकती है, अपने अंदर जमा कर लेती है, और वही सबसे मीठा पानी होता है जो खड़िया पट्टी के ऊपर जमा हो जाता है। तो एक बात आप सुन लीजिए कि एक अंतर हमने अभी बताया कुएं और कुई में, कुई का व्यास कम होता है, कुएं का व्यास ज्यादा होता है। दूसरे अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है कुई, कुएं की अपेक्षा बिल्कुल अलग कुई होती है। क्यों? क्योंकि जो कुआं होता है भूजल को पाने के लिए बनता है, भूजल को पाने के लिए कि जमीन का पानी, जमीन की सतह के अंदर रहने वाला पानी हमको प्राप्त हो जाए, इसलिए लोग का कुआं बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? और कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है, वो भूजल से नहीं जोड़ी जाती, वो तो जहां से खड़िया पट्टी मिल गई तो कुई का निर्माण बंद हो जाता है। बस खड़िया पट्टी प्राप्त करने के लिए वहां पर कुई बनाई जाती है। कुई क्या कार्य करती है? जो कुई होती है ये वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से अपने अंदर समेटती है, बड़े विचित्र ढंग से अपने अंदर समेट लेती है, उसको पानी को संजो लेती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, अब आप कहेंगे सर जी कैसे समेट लेती है, अगर वर्षा ही नहीं हुई तो पानी कहां से आएगा? यानी कुई में ना हो तो सतह पर बहने वाला पानी है, ना भूजल है। मेन पॉइंट है कुई का, अगर कुई का पानी है तो समझो उनके प्राण मिल गए, क्योंकि सतह पर बहने वाला पानी, कुओं से प्राप्त होने वाला पानी तो वहां पर खारा मिलता है, हमें तो मीठा पानी प्राप्त करना है, तब वो तो कुई से ही मिलेगा। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा ही मिलता है। अच्छा, मरुभूमि में, मरुस्थल में रेत का विस्तार और गहरा, रेत का विस्तार बहुत ज्यादा है, जहां तक नजर दौड़ाओ आप वहां रेत ही रेत दिखाई देती, बहुत ही अथाह भंडार रेत का है, और गहराई भी इसकी अथाह है, गहराई की भी कोई सीमा नहीं। यहां पर वर्षा कैसी होती है? वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक मात्रा में भी हो अगर
खूब अधिक मात्रा में समझ लीजिए वर्षा अगर हो गई तो भी उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती है। बालू वाले स्थानों में बरसात होने पर सीधी प्रवेश करने लगता है, पानी बालू के अंदर प्रवेश समा जाता है, ऐसा नहीं कि सतह पर फैलता रहे, तो समाने में देर नहीं लगती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे, कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर, उसी मरुस्थल में, रेगिस्तान में अगर हम देखें राजस्थान में किसी किसी स्थान पर रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से लेकर के 50-60 हाथ नीचे तक खड़िया पट्टी चलती है। एक खड़िया पट्टी रहती है रेगिस्तान, हर जगह नहीं, किसी विशेष स्थान पर खड़िया पट्टी मिलती है, और जहां पर खड़िया पट्टी होगी उसी स्थान पर कुई खोदी जाती है, क्योंकि वही तो पानी को रोकेगी, नहीं तो सीधा पानी पाताल में न चला जाएगा, पाताल के पानी से मिल जाएगा। तो यह पट्टी जहां भी हो, जहां भी ये पट्टी होगी काफी लंबी चौड़ी होती है, काफी लंबाई तक ये फैली रहती है पट्टी और चौड़ी रहती है। लेकिन अब एक सवाल है, अब हम इस पट्टी को पहचाने कैसे? ये तो जमीन के अंदर है, रेत के अंदर है, रेत के नीचे दबे होने के कारण हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती है। अब इसका पता करना पड़ता है कि कहां पर खड़िया पट्टी मिलेगी। तो इसके दो कारण होते हैं वहां पता करने के लिए। एक तो लोग बाग, वहां के लोग ऐसे होते हैं, जैसे पानी बरसता है, पानी बरसा और पानी बरसने के बाद उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर पानी थोड़ी उथला हुआ है, एकदम से सीधे प्रवेश नहीं कर रहा है, बालू के अंदर एकदम से सीधे नहीं समा रहा है, तो लोग बाग पता कर रहे हैं यहाँ पानी उछल रहा है, ऊपर की ओर थोड़ी उछाह मार रहा है, तो यहाँ पर निश्चित इसके नीचे खड़िया पट्टी होगी। और ऐसे ही स्थानों पर खुदाई पर वहां के लोग करते हैं। और कुछ वहां के बुजुर्ग लोग हैं, जानकार लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कार्य में बिता दी, उनका अनुभव भी काम करता है कि किस स्थान पर खड़िया पट्टी मिल सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर खड़िया पट्टी है, बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से, मिट्टी में क्या परिवर्तन हो रहा है जब खुदाई करते हैं तो खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी, अच्छा बड़े कुएं अगर हम खोद रहे तो बड़े कुएं में पानी 150-200 हाथ खुदाई अगर कर ली तो वहां पर निकल आता है पानी 150-200 हाथ नीचे। पर वहां कुओं का पानी, जो कुएं के द्वारा पानी प्राप्त हुआ, वो प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आता है। अन्न उपयोग में तो हम उसको ला सकते हैं, लेकिन पीने के काम में उसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर क्या करें हम? बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है, कुई का निर्माण होता है। और पट्टी खोजने में कहां पर खड़िया पट्टी होगी? पट्टी खोजने में कुछ पीढ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं उनका अनुभव भी काम करता है, अनुभव भी काम करता है वहां के लोगों का। क्यों? जैसे हमने अभी बताया कि बरसात का पानी किसी क्षेत्र में, बरसात का पानी किसी क्षेत्र में अगर एकदम ना बैठे, एकदम बरसात का पानी ना बैठे किसी क्षेत्र में, तो पता चल जाता है कि इसके नीचे पट्टी चल रही है, इसके नीचे खड़िया पट्टी चल रही है, पता होगा। और ये पट्टी, ये जो पट्टी है वर्षा के जल को, एक विशेष कार्य और करती है पट्टी, वर्षा के जल को सीधे पाताल के पानी में जाने से रोकती है, रोकती है। तो सीधे पाताल में पानी नहीं मिल पाता है, यानी कि खारे भूजल तक, जो खारा पानी जमीन के अंदर है भूजल तक, वहां तक जाने से रोकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरफ फैल जाता है। अगर कुइया हमने बना दी, पट्टी नीचे है तो पानी बरसेगा, रेत से छन छन करके वो पट्टी अपने अंदर संजो लेगी, इसलिए कुइया बनाते हैं। और ये पानी जो मिलेगा ये बिल्कुल मीठा पानी मिलेगा। तेज पड़ने वाली गर्मी में, अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर खूब तेज गर्मी पड़ी तो इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका है कि अगर तेज गर्मी है तो पानी वाष्पीकृत होकर के वाष्प बनकर के उड़ भी सकता है, आशंका होती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। यहाँ पानी कम उड़ता है, कम उड़ता है, ठीक है ना, जब कुई बना लेते हैं, क्योंकि उसका व्यास कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है। अच्छा आप रेत को देखें, रेत के जो कण होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, रेत के कण बहुत बारीक होते हैं और वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। जैसे साधारण मिट्टी हम देखें, उसके मिट्टी के कण होते हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं, थोड़ी सा पानी बरसा उसके कण एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन बालू के कण खूब बरसात हो लेकिन चिपकते नहीं। तो कहां कहने का मतलब यह है कि जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं। जैसे पानी बरसा तो मिट्टी के कण मिले, चिपक गए, और जब गर्मी पड़ी, तेज धूप पड़ी, बरसात समाप्त हुई, पानी नहीं बरस रहा, खूब तेज धूप है, पानी वाष्प बन के उड़ गया,
तो वही कण आपस में जगह छोड़ देते हैं। आपने खेतों में देखा होगा, कई खेतों में जहां पे जैसे दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, उस मिट्टी वाले स्थानों पर हम जाएं तो क्या होता है, पानी बरसने के बाद जब सूखे की स्थिति आ जाती है, पानी नहीं बरसता, खूब तेज धूप होती है, पानी उठ जाता, खेत में दरारें दिखाई देने लगती है। आपने भी देखा होगा खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, तो यह है उनके कण चिपक जाते हैं और गर्मी पाकर के वो अपना स्थान छोड़ देते हैं एक दूसरे को, तो वो दरार दिखाई दे रही। लेकिन बालू में ऐसा नहीं है, बालू में ऐसा नहीं है, वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहां कुछ खाली स्थान छूट जाता है। जैसे आपने दोमट मिट्टी में देखा होगा, वो स्थान छोड़ देती है। काली मिट्टी, आप गुजरात में चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, बिहार चले जाएं, वहां की जो मिट्टी है, ठीक है, उसके कण चिपकते हैं। और बरसात में चिपक गए आपस में, जब गर्मी आई, सूरज निकला, अपना स्थान छोड़ दिया, एक दूसरे से अलग हो गए धूप निकलने पर। और धरती में, खेत में, आंगन में आपको दरारें देखने को मिल जाती है, दरारें दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, दरार अगर पड़ गई तो धरती में अगर नमी संचित हो गई थी, वो पानी संचित हो गया था, जब तेज धूप पड़ेगी तो वही पानी उन दरारों के माध्यम से वाष्प बनकर के, भाप बनकर के ऊपर की ओर उड़ जाएगा। पर यहाँ राजस्थान में, रेगिस्तान में इसका ठीक विपरीत है, क्योंकि वहां पर बालू है और बालू के कण आपस में चिपकते नहीं है। तो यहाँ पर मानते हैं कि बिखरे रहने में ही संगठन है, बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में यानी कि मरुस्थल में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहां परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं है। लगाव नहीं है तो अलग भी नहीं होते। पानी गया नीचे समा गया, अब पानी उड़ नहीं पाएगा क्योंकि पूरे में बालू फैली हुई है। पानी गिरने पर कण जो होते हैं बालू के थोड़ी भारी जरूर हो जाते हैं, भारी कण हो जाते हैं, पर जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में, धरती पर कभी भी आपको दरारें नहीं दिखाई देंगी, दरारें नहीं पड़ती हैं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहेगा, वो वाष्प बनकर के वो नहीं उड़ पाएगा। एक तरफ नीचे चल रही पट्टी, खड़िया पट्टी जो चल रही है अगर, तो पानी की रखवाली करती है कि वो जमीन के पानी से नहीं मिल पाएगा। और ऊपर बालू के कण एक दूसरे के साथ हैं, अलग हैं, लेकिन बिल्कुल भी दरार नहीं है, तो बाहर जाने से भी रोकेगा, तो वो पानी छन छन कर खड़िया पट्टी में इकट्ठा हो जाएगा अगर आपने कुई खोद ली। तो दूसरी तरफ पट्टी भी रखवाली करती है उस पानी की। तो दूसरी तरफ रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा है, असंख्य कण जो रेत के ऊपर रेत है वो पानी को नहीं निकलने देगा। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में पानी बदल जाता है, फिर उस खड़िया पट्टी में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर खड़िया पट्टी चल रही है नीचे, ऐसे स्थानों पर अगर कुई बना ली जाए कि खड़िया पट्टी है, बरसात का पानी हमें प्राप्त होगा तो मीठा पानी प्राप्त होगा। तो अगर पट्टी बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह है, चारों तरफ रेत में समाई नमी को बूंदों से बदल जाएगी, बूंदे बूंदे करके उस पट्टी में इकट्ठी हो जाएगी और बूंद बूंद रिस करके कुई में पानी जमा होने लगेगा। तो खारे पानी के स्थान पर जहां खारा पानी ही प्राप्त होगा, अब हमें कुई के द्वारा जो मीठा पानी प्राप्त होता है, बिल्कुल मीठा पानी, पीने योग्य पानी, स्वच्छ निर्मल जल जिसको कह सकते हैं, ऐसा पानी हमें वहां पर प्राप्त होगा। तो हमें लगता है जब कुई बन जाती है, उसका पानी प्राप्त होने लगता है, तो लगता है कि जैसे हमें अमृत स्रोत मिल गया हो। खारे पानी वाले स्थान में मीठा पानी लगता है कि जैसे हमें अमृत की प्राप्ति हो गई हो। इस अमृत को पाने के लिए, अब इस अमृत कौन है, वही मिठास भरा पानी, वही मीठा पानी जो पट्टी कुई बना करके लोग निकालते हैं। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज के लोगों ने खूब मंथन किया कि कैसे हम पानी को निकालें, कैसे कुइयों का निर्माण करें, खूब मंथन किया और उनके अनुभव भी काम करे। अपने अनुभवों के व्यवहार में उतारने पर उन्होंने पूरा शास्त्र विकसित कर दिया, पूरा शास्त्र विकसित कर दिया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को, देखिए आप बहुत गौर से सुन लीजिए, राजस्थान में जो शास्त्र पूरा बना के तैयार कर दिया पानी के ऊपर, उसको पानी को 3 फॉर्म में बांट दिया गया, पानी को 3 रूपों में विभाजित कर दिया गया। अब आप पूछेंगे सर जी कौन कौन से रूप में, कौन कौन सा पानी है, वो याद कर लीजिए। जो पानी का पहला रूप है वो है पालर पानी, पानी का पहला रूप पालर पानी। ये पालर पानी है। अब आप कहेंगे कि भाई ये पालर पानी क्या है, किसको कहेंगे हम पानी, ये पालर पानी किसे कहेंगे? तो याद कर लीजिए, जब बरसात होती है, पानी बरसता है, तो बरसात से मिलने वाला पानी ही पालर पानी है, जो ऊपर की सतह पर बहता रहता है, तालाब के रूप में, नदियों में मिल जाता है। यानी कि जमीन की ऊपरी सतह पर जो बहने वाला पानी है, जो बरसात से आया, उस पानी को हम कहेंगे पालर पानी।
यह धरातल पर बहता है, इसे नदी तालाब में रोक सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आदि शब्द में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा भी आपको। चलिए, एक पानी को जान गया पालर पानी, दूसरा पानी है आपका पाताल पानी। अच्छा, अब ये पाताल पानी क्या है? पाताल पानी जानते हैं, जिनको कुआं खोद करके हम लोग निकालते हैं। बरसात से पानी बरसा, नीचे आ गया, पहुंच गया और भूगर्भ जल से मिल गया। पृथ्वी के गर्भ में जो जल है उस गर्भ से जाकर के मिल गया, उसको हम कुआं खोद करके जिसको निकालते हैं, वो हमारा पाताल पानी है। ठीक है ना, जिसको कुआं के द्वारा निकालते हैं। अच्छा, अब बरसात के द्वारा बरसा पानी जो सतह पर है और जो पाताल में पहुंच गया, इनके बीच में जो खड़िया पट्टी चलती है, जो अपने अंदर मीठे पानी को इकट्ठा करती है, वो पानी कहलाता है रेजानी पानी। रेजानी, ये है आपका रेजानी पानी। तो ये तीन रूप है पानी के, यानी कि पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप रेजानी पानी कहलाता है। धरातल के नीचे तो वो उतरता है, पानी वर्षा धरातल के नीचे तो उतरता है, लेकिन पाताल में नहीं मिल पाता है। पाताल में ना मिल पाने के कारण, ठीक है कि नहीं, वो रेजानी पानी कहलाता है, जिसको खड़िया पट्टी रोक लेती है। अच्छा, वर्षा की मात्रा, वर्षा कितना हमें रेजानी पानी कितना प्राप्त हुआ, आज हमें कितना रेजानी पानी प्राप्त हुआ, तो वर्षा की मात्रा मापने के लिए कितना रेजानी पानी है, इसकी नाप करने के लिए इंच सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा की माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, कि धरातल पर कितनी वर्षा हुई उसको नहीं नापता है, बल्कि धरातल में पानी वर्षा कितनी समा गई, कितनी धरातल के अंदर वर्षा पहुंच गई, कितनी वर्षा पहुंच गई। मरुभूमि में पानी कितना गिरे, समझ लीजिए, अगर मरुभूमि में, रेगिस्तानों में, राजस्थान में इतना पानी गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए, तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। अगर 10 अंगुल समा जाए तो उस दिन की वर्षा को हम 10 अंगुल रेजो कहेंगे। समझ गए ना? तो इस प्रकार से रेजानी पानी की इकाई हम लोग नापते हैं। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण, खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से वो अलग रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में, अगर पट्टी नहीं होगी तो रेजानी पानी धीरे धीरे जाएगा और पाताल पानी में चला जाएगा और वहां पर अपना स्वरूप खो देगा। उसको मीठा होना चाहिए और पाताल पानी से मिलकर के वो भी खारा बन जाएगा, अपना स्वरूप खो देगा। और यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर के वो खारा हो जाएगा। तो इस विशिष्ट रेजानी पानी को, अब हम रेजानी पानी हमें प्राप्त करना है, इस विशेष रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशेष कला है, विशेष कला है। अब कुई बना दे, हम रेजानी पानी प्राप्त कर लें, ये भी एक बहुत ही अनोखी और विशेष कला मानी गई है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक, समझ में आ रही बात, 4-5 हाथ का व्यास लेना है, तो छोटा सा से लेकर के 60-65 हाथ की गहराई तक उसको उतार के हमें चले जाना है। तो ये कार्य करना, इसको चेजारो लोग, चेलवांजी लोग भी करते हैं। तो उनका ये कार्य बहुत ही कार्य कुशलता भरा होता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है ना? अब आगे उस कुई का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे कुई बनाई जाती है। जैसे कि जो चेजो होते हैं, यानी कि चेजो किसको कहा, चिनाई का श्रेष्ठतम कार्य कुई का प्राण है। कुई भी बनाते हैं, खुदाई करते हैं, तो साथ साथ वो चिनाई का कार्य भी करते जाते हैं, जिससे मिट्टी धस के ना चिनाई होती जाए। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो वो चेजारों के प्राण भी ले सकती है, इतना घातक है, प्राण भी जा सकते हैं। तो हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई चेलवांजी लोग करते हैं और डोल से मलबा भी निकालते जाते हैं और फिर आगे की खुदाई रोक करके, जितनी खुदाई एक दिन में हो गई, आगे की खुदाई रोक दी, उसका मलबा निकाल दिया और अब तक हो चुके काम की वो पहले चिनाई करते जाते हैं। ऐसे नहीं इकट्ठी चिनाई करेंगे, जितना काम हो गया पहले उतने क्षेत्र की चिनाई करते जाते हैं उस कुई की, ताकि मिट्टी हमारी धसके नहीं और भसके नहीं, धस ना जाए। अच्छा, 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते जब चेलवांजी को खुदाई करता करता 20-25 हाथ पर पहुंच जाता है, तो वहां पर गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होती जाती है, गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है। तब लोग बाग क्या करते हैं, जैसा हमने बताया, ऊपर से मुट्ठी भर भर करके रेत डालते हैं, ठीक है, तेजी से फेंकते हैं। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को वहां से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी भर रेत से उड़ने लगती है। वो गर्म हवा, जहां से उन्होंने ऊपर से बालू फेंकी, मिट्टी फेंकी, तो कुई के अंदर की गर्म हवा तेजी से निकल जाती है ऊपर की ओर, उड़ने लगती है
और पसीने में जो चेलवांजी काम कर रहा है, नहा रहा है, तो नहा रहे चेलवांजी को वो राहत प्रदान करती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कार्य बहुत ही कठिन होता है और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई, अगर ईंट हमने चिनाई करना है कुइया की, तो ईंट की चिनाई से काम नहीं चल रहा है। ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो रहा है कि ईंटों से अब हमारी चिनाई नहीं हो पा रही, संभव रुक नहीं पा रही है। तब कुई को रस्से से बांधा जाता है, कुई को चारों तरफ से फिर रस्से बांधते हैं, ठीक है कि नहीं। अब पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ क्या करते हैं, जैसे पहले दिन खुदाई कर ली चेलवांजी ने, तो वहां पर आसपास खीप नाम की घास लगी थी। खीप घास का प्रयोग करते हैं रस्से बनाने के लिए। तो खीप नाम की वो घास तलाशते हैं, पहले काफी ढेर जमा कर लेते हैं कुई खोदने के पहले, तो चेजारो खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं, खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटते हैं, पहले रस्सा बटते हैं उस घास का। पहले दिन का काम पूरा होने पर, पहले दिन की जितनी खुदाई कर ली, तो क्या करते हैं, कोई जैसे 10 हाथ गहरी हो गई, 10 हाथ की खुदाई हो गई, तो इसके तल पर दीवार के साथ सता करके रस्से का पहला गोला बनाते हैं। ऐसे गोला, ऐसे गोला बनाते जाते हैं ऊपर तक, जैसे हनुमान जी ने पूंछ का घेरा बना लिया था, तो गोला बनाते जाते हैं, गोला बिछाते जाते हैं। और फिर इसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा घेरा, ऐसे घेरा पूरा बनाते हुए ऊपर तक जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है। मोटी घास होती है ये, तो हर जो गोला बनाया घेरा उस पर अपना वजन डालता है, जिससे मिट्टी यहां से वहां भसके ना, वजन डाल देता है। और बटी हुई लड़ियां, जो लड़ियां बनाई, बट करके रस्सी बनाई, एक दूसरे में फंसा देते हैं वहां के लोग, तो मजबूती के साथ एक दूसरे के ऊपर वो बैठ जाती है। और रस्सी का आखिरी जो छोर होता है वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर की ओर रहता है। फिर अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्सी की पहली जगह, अच्छा पहले स्थान पर तो फंसा है वो ऊपर, अब नीचे उतरा अगले दिन चेलवांजी, नीचे खुदाई की। अब दूसरे दिन जितनी खुदाई हो गई, पहले उसका मलबा निकाला जैसे निकालते थे, फिर वो ऊपर वाला रस्सा जो लगा था, ऊपर से जोर देकर के, प्रेशर देकर के उसको फिर नीचे फिट कर देते हैं, और ऊपर का एक दूसरा रस्सा बना करके उसके ऊपर फिर घेर देते हैं, फिर ऊपर तक पहुंचा देते हैं। ऊपर छोटी दीवार पर नया रस्सा बन जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी कर देते हैं, जिससे रस्सा भटके ना। अच्छा, तो इस प्रकार से वो लोग चिनाई भी करते जाते हैं और खुदाई भी करते जाते हैं। अब आगे और कैसे खुदाई होगी, क्या कार्य होगा, ठीक है कि नहीं, पानी निकल आने के बाद क्या होता है, इसका विवरण, इसका वर्णन अब कल आगे की वीडियो में डालेंगे। अभी जितना पार्ट हमने पढ़ाया है, पहला पार्ट, संभवतः आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यान से सुना है। इस चैप्टर में, इस पार्ट में कहीं आपको कोई दिक्कत होती है, आपको बेहिचक पूछना है, कहीं कोई चीज समझना है, तो आपको प्रश्नोत्तरी भी करनी है। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसलिए इस टॉपिक को, इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।